वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था या फिर लागू हुआ था 1948 के अंदर। और इसके अंदर सारे ही अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिक्टेट की जाए वो सारे उनको प्रोवाइड हो सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। टू प्रोवाइड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज फॉर a particular class of work for a particular class of people of unskilled and skilled labor। तो मिनिमम वेजेस एक्ट एक काफी एक छोटा एक्ट है, लेकिन इसका प्रभाव हर एक एक्ट के ऊपर पड़ता है। तो बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर मतलब वर्कर ने काम किया और उसको उसका वेज नहीं दिया गया। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा ही जरूरी था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था स्टार्टिंग के डेज में। मतलब जरूरत से उसको काफी कम वेज देना, उसके पूरे टाइम काम करने के बाद उससे एक्स्ट्रा काम करवाना, ये सारी चीजें ही एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती हैं। टू एम्पावर गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर, बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाती थी, धराशायी की धराशायी रह जाती थी। टू एम्पावर गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर, ताकि वो इन सब चीजों पे लीगली वर्क कर सके। टू एम्पावर गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर, टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर। बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट आया ही इसी वजह से था, ताकि उनको मिनिमम वेजेस मिल सके। टू अप्लाई दिस लॉ ऑन द मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक चीज जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रही है उसके अंदर इस लॉ को एप्लीकेबल किया जाए। नाउ हु आर एलिजिबल टू गेट दिस काइंड ऑफ मिनिमम वेजेस? बिल्कुल फर्स्ट पार्ट टाइम वर्कर्स, अपने ट्रेनीज, कैजुअल लेबरर्स, एजेंसी के लेबरर्स जो एजेंसी में हायर कर रहे होते हैं। मतलब ट्रेनीज तो जैसे फ्रेशर्स जो ट्रेनीज होते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा। पार्ट टाइम वर्कर भी आपको समझ में आएगा। कैजुअल लेबरर जो कि मतलब जैसे आपको राह चलते खड़े मिल जाएंगे कि हाँ भैया मुझे काम करना है, आप मुझे इतने पैसे दीजिए, ऐसा करके। एजेंसी लेबरर जो कि पूरी की पूरी एजेंसी हायर करती है, मतलब जो कि एजेंसी आपको देती है इतने सारे वर्कर आपको चाहिए। तो फॉरेन वर्कर जो कि आते हैं काम करने के लिए आपकी कंपनी के अंदर। अप्रेंटिसेस एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हो सकता है कि आप वेज दे भी रहे हो सकता है आप ना भी दे रहे हो, जस्ट इन रिलेशन करके ये सब चीजें होती हैं। तो इसके बाद ये जान लेना है कि वेज एक्चुअली में है क्या। बेसिक एक डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाए वेज के लिए, तो मैं उसको रीड करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी के अंदर। इट इज रीन्यूमरेशन पेएबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन, वो सारे पैसे जो कि उसको पेएबल हैं टू एम्प्लॉयड पर्सन जो कि आपके लिए काम कर रहा है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो आपने काम उसको जिस काम के लिए आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस और हाउस एकोमोडेशन दो अलग अलग चीजें हैं, पहले आप ये जान लीजिए। वेजेस के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती, जैसे पीएफ का मतलब होता है पेंशन फंड, अब तो बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड होता है, मतलब से गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेशल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और हाउस एकोमोडेशन। सपोज कर लीजिए आपको दिल्ली काम करना है और आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो यदि आपको गाजियाबाद से दिल्ली ट्रेवल करना है डेली काम करने के लिए, तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। दिस कम्स अंडर ट्रैवलिंग अलाउंस। स्पेशल एक्सपेंसेस स्पेशली समझ लेते हैं इसको, मतलब आपको चाहिए होते हैं, जो समझ लीजिए पर्सनली चाहिए होता है। हाउस एकोमोडेशन का मतलब यह है, यदि आप सपोज कर लीजिए आप बेंगलोर के हैं और आपको दिल्ली में काम करना है और आपने गुड़गांव में कहीं हाउस लिया है, तो बिल्कुल ये आपको नहीं मिलेगा। और यदि कंपनी ने अपने हाउस के अंदर आपको रखा है, तो हाउस रेंट आपको देगी कंपनी। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ही ये सब चीजें होती हैं कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपन ने क्या पढ़ा अब तक? ऑब्जेक्टिव, हु आर एलिजिबल फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, हु आर एलिजिबल फॉर मिनिमम वेजेस, व्हाट इज वेज एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन वेज। सारी बातें ठीक है, लेकिन अब हमें ये जानना है कि बेसिकली जो वेजेस का फिक्सेशन हुआ या फिर जो भी रिवीजन हो रहा है वेजेस के अंदर, क्योंकि साल बाय साल मतलब महंगाई बढ़ते जा रही है, तो मिनिमम वेजेस का अमाउंट भी बढ़ते रहना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए भी कुछ चीजें जरूरी थी जो कि गवर्नमेंट ने यूज की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ वेजेस किया। तो इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये जो एक्ट है, इसके अंदर 3 सेक्शंस में इन चीजों को डिवाइड किया। सेक्शन 1 एंड 2 अभी फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें जानना है सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बारे में। तो सेक्शन 3 में बताया गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम वेजेस दैट इज पेएबल, यहाँ पे मैंने दैट इज। तो सेक्शन 3 में क्या है इस एक्ट की? गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम वेजेस दैट इज पेएबल। सेक्शन 4 के बारे में है कंटेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस में क्या है बेसिकली, मतलब क्या है मिनिमम वेज, जो मतलब किस तरीके से आप मिनिमम वेज दे रहे हैं।
सेक्शन 5 ले डाउन द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवीजन रेट। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि एक बार वेज फिक्स करने से वो हमेशा वैसा नहीं चलेगा, तो आपको ले डाउन करना पड़ेगा एक प्रोसीजर जिसके द्वारा फिक्स कर सके या रिवाइज कर सके इस रेट को। तो वो सेक्शन 5 के अंडर आता है एंड डन वंस इन 5 ईयर। एटलीस्ट 5 साल में एक बार तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हो सकता है आगे इस टर्म को और कम किया जाए, 5 ईयर से भी कम में रिवाइज करवाया जाए मतलब इस रेट्स को। तो अपन बात करते हैं सेक्शन 3 के अंदर। मैं जो भी यहाँ पे बात करूंगा सेक्शन 3 के बारे में बात करूंगा। सेक्शन 3 तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मे बी फिक्स फॉर, मतलब जो गवर्नमेंट मिनिमम रेट या मिनिमम वेज फिक्स कर रही है वो किसके लिए कर सकती है। डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट कर सकती है, डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट, एडल्ट्स के लिए अलग, यंग पर्सन के लिए अलग, अप्रेंटिस के लिए अलग। आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि यंग पर्सन जो है वो सिर्फ 3 आवर्स का स्प्रेड ओवर होता है। तो एक एडल्ट जो कि 10.5 आवर्स के स्प्रेड ओवर पे काम कर रहा है और एक यंग पर्सन जो कि 3 आवर्स के स्प्रेड ओवर पे काम कर रहा है, दोनों का मिनिमम वेज सेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मिनिमम रेट्स डिफरेंट होते हैं एडल्ट, यंग पर्सन और अप्रेंटिस के। एडल्ट्स के अंदर मैन और वुमेन दोनों सेमी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो बिल्कुल मैन और वुमेन को सेमी मिलता है। कुछ जगह ये एक्सप्लॉयटेशन की जाती है कि मैन को अलग और वुमेन को अलग दी जाती है ऑन द सेंस ऑफ पावर एंड मोर डिसीजन मेकिंग पे, इस वजह से इनको ज्यादा दिया जाता है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क, बिल्कुल कुछ लेबर क्लास होती है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था राजमिस्त्री और लेबर के बारे में। तो राजमिस्त्री वो होता है जो कि मसाले वगैरह बनाता है, और जो लेबर होते हैं वो चीजों को ढोते हैं, वहां तक लाते हैं ताकि राजमिस्त्री काम कर सके। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। ये आता है सेक्शन 3 के अंदर, तो इन लोगों के लिए फिक्स होता है। सेक्शन 4 व्हाट मिनिमम वेजेस में बेसिकली आता क्या है, बेसिक रेट ऑफ वेज। बेसिक रेट क्या होगा और उसकी स्पेशल अलाउंस जो दी जा रही है उसको। अब इस बेसिक रेट ऑफ वेज के साथ साथ बेसिक रेट ऑफ वेज तो मिलेगा ही अगर विथ या विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर विथ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग विथ है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस, मैं कुछ ज्यादा ही खींचे चला जा रहा हूं। तो बेसिक रेट ऑफ वेज विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो कॉस्ट ऑफ, अगर विदाउट है तो कोई बात नहीं, अगर विथ है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस क्या होंगी। ये सारी कंटेंट जो है ये सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। अब आपको कंटेंट भी पता लग गया मिनिमम वेजेस के। अब लास्ट हमारे पास जो बच जाता है वो है ले डाउन द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द रेट्स। तो बताया जाता है कि 2 सेपरेट वेज हैं इन चीजों को फिक्स या रिवाइज करने के। एक तो अपॉइंट की जाए एक कमेटी जो कि इसे फिक्स करे, लेकिन लोग यूजुअली इसे ये भी होता है, और सेकंड को ज्यादा मतलब सहज मानते हैं या फिर ज्यादा डेमोक्रेटिक मानते हैं इंडिया के अंदर। पब्लिकेशन ऑफ द प्रपोजल, मतलब कितना बढ़ाया जा सकता है इन द ऑफिशियल गेजेट। अब इसके बाद समझिए कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या हो रहा है। सेक्शन 5 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ द प्रपोजल, सबसे पहले तो इसके लिए जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं वर्क के उसको रेकमेंड किया जाता है। एक एडवाइजरी बोर्ड होती है। ये जो कमेटी है एक एडवाइजरी, जब सेकंड पे काम कर रहे होते हैं तो ये कमेटी भी फॉर्म होती है और ये एडवाइजरी बोर्ड का काम कर रही होती है। तो एडवाइजरी बोर्ड हमें बताती है कि कितने डिफरेंट क्लासेस हैं मतलब काम करने वालों के। फिर उसके अकॉर्डिंग पब्लिश की जाती है रिकमेंडेशन कि हाँ भाई इतना बढ़ा सकते हैं। सपोज कर लीजिए लेबर क्लास की 200 रुपए अभी मिनिमम वेज, तो उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ भाई अब हम 300 कर रहे हैं, मतलब 300 कर रहे हैं। तो उन्होंने पब्लिश किया रिकमेंडेशन को किसके अंदर, ऑफिशियल गजेट के अंदर। तो अब क्या होता है कि लोग उसे देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जैसे अभी अपने किसान आंदोलन में तखत साहब को देखेंगे। तखत साहब वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही मान लीजिए फिलहाल के लिए, तो है भी वैसे तो हियरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर रिप्रेजेंटेटिव को हियर किया जाता है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सर हमें 300 नहीं, हमें 320 रुपए चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है कि एट द लास्ट एक प्रॉपर कंक्लूजन पे लोग आते हैं और फिर नोटिफिकेशन निकलती है। उस नोटिफिकेशन में जो नया रिवाइज्ड रेट है, वैसे समझ लीजिए रिवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिवाइज जो रेट है वो आपको मिल जाता है। मेरे को लगता है स्पेलिंग गलत है लेकिन ठीक है। रिवाइज जो रेट है वो आपको मिल जाता है और आप एक नए रेट के साथ साथ आपको मिनिमम वेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडियन मेनलैंड पे लागू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तो ये रहा अपना लास्ट टॉपिक्स इसके अंदर जो कि हम स्टडी करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, वो है वर्क टाइम। तो वर्क टाइम के बारे में आपको बताना है। तो वर्क टाइम आपको पहले भी मैंने पढ़ा रखा है काफी सारे एक्ट्स के अंदर। तो वर्क टाइम 9 आवर्स अ डे, 48 आवर्स अ वीक। अब देखिए आपको पेमेंट जो है उसमें दो चीजें हैं। ऑन फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट ही गेट्स फुल पेमेंट इवन इफ एम्प्लॉयर डोंट गिव हिम एनी वर्क। ये मैंने मतलब सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको लिखा है। कहना क्या चाहता है कि यदि आपकी 40,000 की सैलरी है,
जो कि आपको मिल रही है, और यदि आपको कुछ काम नहीं मिला, सपोज कर लीजिए आप डेली काम करते हैं और आज आपके पास कोई काम ही नहीं है, तब भी आपको पेमेंट मिलेगी। दिस इज द फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसा होता है कि ही गेट्स फुल पेमेंट वेदर एम्प्लॉयमेंट गिव्स हिम वर्क और नॉट, ठीक है। ऑन अनफिक्स्ड पेमेंट में, अनफिक्स्ड जब आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे आप डेली वेज वर्कर हो जाओ, जैसे लेबर होते हैं जिन्हें राजमिस्त्री वगैरह कहते हैं, ऐसे लोग वोंट गेट फुल पेमेंट, उनको फुल पेमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? दो कारण है इसके। फेलियर ऑफ वर्क ड्यू टू अनविलिंगनेस, मतलब आपको कुछ काम दिया गया, सपोज कर लीजिए आप राजमिस्त्री और आपको एक दीवार बनाने को दी गई, आपने दीवार ही पूरी की पूरी टेढ़ी बना दी, तो हो सकता है कि उस दिन आपका जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो भी घर बनाने वाला है, वो आपको पैसे ना दे उस काम के लिए, क्योंकि आपने तो उसका काम बिगाड़ दिया है। तो ऐसा नहीं, आपको ऐसे पेमेंट नहीं मिलती है। सेकंड, ड्यू टू फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क, सपोज कर लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, आपने 4 राजमिस्त्री बुलवाए, 10 लेबर बुलवाए, और आप जो आपके ठेकेदार साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 3 राजमिस्त्री और 6 लेबर चाहिए, तो बाकी बचे हुए 4 लेबर और 1 राजमिस्त्री को आप पेमेंट नहीं देंगे, बिकॉज फेलियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड वर्क। तो यहाँ पे आप डेली वेज वर्कर हो, यदि आपको काम मिलेगा तो, यदि आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा सिंपल। मेंटेन करना पड़ता है आपको क्या? रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। अब रजिस्टर के अंदर और रिकॉर्ड के अंदर आप क्या मेंटेन करते हो? वर्क परफॉर्म बाय देम, मतलब उन्होंने क्या काम किया। सेकंड, वेजेस गिवन टू देम, मतलब सपोज कर लीजिए क्योंकि आप डेली वेज वर्कर को यूज कर रहे हो तो आपको डेली वेज देना है, तो आप डेली वेज उसके अंदर लिखोगे आपने कितने दी, और यदि कोई रिसीट उनको दी है, मतलब सपोज कर लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए थे और टोटल 12,000 रुपए देने थे, मतलब आपके लेबर क्लास को, और कुछ लोगों को पैसे नहीं मिल पाए, तो आप उनको रिसीट देते हैं कि यस आपने आज के काम का आपको पैसा नहीं मिला है और आपको ये कल मिलेगा। तो ये सब चीजों की रिसीट होती है जो दी जाती है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर के अंदर। हर एक एक्ट के लिए इंस्पेक्टर्स हैं भाई, इंस्पेक्टर। और खास बात यह है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं ताकि वो कुछ काम कर सकें। क्या काम कर सके कि एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन है उसको मेंटेन कर सके ताकि बढ़िया से एक्ट चल सके, मतलब एक स्मूथ रन चलाने के लिए इंस्पेक्टर का होना जरूरी है। अब इंस्पेक्टर का काम क्या है? वो एग्जामिन करता है रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड्स क्या है यहाँ? तो रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएगा वर्क परफॉर्म बाय देम, वेजेस ऑन रिसीट। अब यदि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत है या फिर यहाँ पे फॉल्स एंट्रीज वगैरह हो रखी हैं, तो वो सीज कर सकता है कॉपीज को ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की कॉपीज को सीज कर सकता है। वहां जाता है अपने लास्ट पॉइंट पे। इंस्पेक्टर का काम वही खत्म हो जाता है, लेकिन वहां जाता है अपने लास्ट पॉइंट पे, ऑफेंसेस। तो ऑफेंस क्या हो सकता है? बेसिकली यहाँ पे ऑफेंस इंप्लॉय का नहीं होता है, एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉयर प्लेस लेस देन मिनिमम वेजेस, या फिर कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन ऑफ द एक्ट को। मतलब जैसे एक्ट तो ये भी आता है, यदि आपको 9 आवर से ज्यादा वर्क करवा रहा है तब भी वो गलती में है, और यदि आपको कम पैसे भी दे रहा है तो भी वो गलती में है। तो बेसिकली इसके लिए क्या है कि 500 रुपए फाइन और 6 महीने की जेल उसको हो सकती है। यदि आपको आज के वीडियो से नॉलेज मिलती है और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।